खबर है भोपाल से, जहां बीजेपी दफ्तर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित होना है। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शाम को शालिग्राम तोमर स्मृति कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी दफ्तर में आज जाने वाले हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम होना है, उसमें शिरकत करेंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शाम के वक्त शालिग्राम तोमर स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट में लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी, महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर। बीजेपी का मेगा प्लांटेशन अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। बूथ स्तर पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से आज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 6 जुलाई को जयंती तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान से जनता को भी कनेक्ट किया जाएगा। तो बीजेपी का मेगा प्लांटेशन अभियान एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान का आगाज होने जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। बता दें कि शेख हसीना भारत के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंची थीं। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। दोनों नेताओं ने सहयोग पर बल दिया। इस महीने दूसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना नई दिल्ली पहुंची हैं। हालांकि 9 तारीख को वो किसी डिप्लोमेटिक दौरे पर नहीं आई थी, बल्कि वो नई मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए आई हुई थी। आज दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर मोहर लग गई। दोनों नेताओं ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, आतंकवाद, कट्टरवाद, बांग्लादेशियों को ई मेडिकल वीजा और साझा नदियों के पानी के बंटवारे पर चर्चा की। इसके बाद साझा बयान भी जारी किया। इस दौरान शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने का न्योता दिया। द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारी पहली राजकीय मेहमान हैं। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले 1 ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारा फोकस दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। भारत और बांग्लादेश को 54 साझा नदियां जोड़ती हैं। बैठक में 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर तकनीकी स्तर की बातचीत की पहल की गई। साथ ही बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश भेजने की बात कही है।
54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए हैं। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश की पीएम के इस दौरे को लेकर विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिक जानकार तीस्ता समझौते को लेकर नजरें गड़ाए हुए थे। दरअसल तीस्ता जल समझौता बेहद अहम है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। भारत ने 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण किया था। बांग्लादेश की नाराजगी के बाद दोनों देशों के बीच 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि हुई। ये संधि 30 सालों के लिए थी और अगले साल खत्म होने वाली है। तीस्ता मास्टर प्लान के तहत बांग्लादेश जल संकट की समस्या से निपटना चाहता है। इसके लिए बांग्लादेश तीस्ता पर एक विशाल बैराज का निर्माण करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन बांग्लादेश को $1 अरब की कर्ज देने पर राजी हो गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कई सालों से विवाद है। तीस्ता नदी की 83% यात्रा भारत में और 17% यात्रा बांग्लादेश में होती है। भारत और बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ लोगों की पानी से जुड़ी जरूरतें ये नदी पूरा करती है। बांग्लादेश के लिए भारत की सहमति के बिना तीस्ता मास्टर प्लान पर काम करना आसान नहीं है। इसके लिए बांग्लादेश को भारत के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौता करना होगा। 2011 में भारत तीस्ता नदी जल समझौता पर दस्तखत करने को तैयार हो गया था। ममता बनर्जी की नाराजगी की वजह से मनमोहन सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। 2014 में नरेंद्र मोदी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश गए। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश को तीस्ता के बंटवारे पर एक सहमति का यकीन दिलाया था। 9 साल बीतने के बावजूद अब तक तीस्ता नदी जल समझौते का समाधान नहीं निकल पाया। दरअसल भारत की चिंता चीन है। भारत नहीं चाहता कि तीस्ता मास्टर प्लान प्रोजेक्ट चीन को मिले, क्योंकि अगर बांग्लादेश प्रोजेक्ट चीन को देता है तो इससे भारत और तीस्ता नदी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, वो चीन की पहुंच के बेहद करीब होगी, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारत तिब्बत भूटान ट्राई जंक्शन है। ये जगह भारत को शेष पूर्वोत्तर भारत से जोड़ती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि बांग्लादेश और भारत की नई यात्रा शुरू हो गई है। हम स्मार्ट बांग्लादेश के अपने उद्देश्य को लेकर आशान्वित हैं। हमने भारत के साथ कुछ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही पहले से ही हुए कई समझौतों को रिन्यू किया है। शेख हसीना जुलाई में चीन के दौरे पर जाने वाली हैं, लेकिन इससे पहले वे स्टेट विजिट पर भारत आई हैं। पिछले 15 दिन में ये दूसरी बार है जब शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वहीं 18वीं लोकसभा में इस बार बहुत कुछ बदल गया है। सत्ता पक्ष के लिहाज से भले बदलाव बहुत बाद हुआ और हम ना हों, लेकिन विपक्ष के लिहाज से तो ये सदन इस बार सबसे ज़्यादा बुलंद दिख रहा है, क्योंकि इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष की लड़ाई सत्ता पाने से कहीं ज़्यादा सत्ता दल की ताकत को काम करते हुए देश की संसदीय राजनीति के संदर्भ में अपनी ताकत को बढ़ाने की थी। सदन स्थगित होने के बाद आज और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए ये सरकार तैयार हो गई। वोट बैंक की राजनीति। मक्तल में आते हैं वो लोग खंजर बदल बदल के, यार अब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। माले मुफ्त, दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजार। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी कि देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है।
18वीं लोकसभा में इस बार सत्ता का गणित भी नया है और समीकरणों की हवा भी अलग, क्योंकि केंद्र में भले ही इस बार भी एनडीए की वापसी हुई हो, लेकिन शक्ति के केंद्र में इस बार बीजेपी का वो एकाधिकार नहीं रह गया है जो 272 के आंकड़ों में लिपटा हुआ होता है। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद देश की संसद में ऐसी तस्वीर उभर कर आई है जहां सरकार में एक से ज्यादा दलों का हस्तक्षेप होने वाला है। साथ ही विपक्ष के आंकड़ों ने भी उसे इतना ताकतवर तो बना दिया है कि पिछले एक दशक से खाली पड़ा नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय भी अब लोकतंत्र के एक अहम किरदार की मौजूदगी में काम करने वाला है। सियासत में संख्या की ताकत कितनी बेमिसाल होती है, ये तो नतीजों के बाद से ही विपक्षी गठबंधन के आत्मविश्वास में झलकने लगा था, जब कथित शेयर मार्केट घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से लेकर डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष ने अपना दावा ठोकने में देर नहीं की। क्या ना, हम तो देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। संसद की बहस में अब अल्पमत और अविश्वास की चर्चा महज प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करने तक सीमित नहीं होगी, न ही सदन में विपक्ष का हल्ला बोल ही धीमा होगा। नेट और नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मसले पर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही जोरदार हंगामे का आसार दिख रहा है। इन सब के बीच विपक्ष ने पहले ये साफ कर दिया है कि अगर प्रतिपक्ष के दल से डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया तो वो स्पीकर के पद का चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से ना होकर वोटिंग से किया जाए। 18वीं लोकसभा में समीकरण कितने कुछ बदल जाएंगे, जरा उसको भी जान लीजिए। दरअसल इस बार संसदीय समितियों में विपक्ष की भूमिका बढ़ने वाली है। विपक्ष के पास संख्या बल है, तो इस लिहाज से अलग अलग समितियों में विपक्ष को अध्यक्षता करने का भी मौका मिलने वाला है। संसदीय चर्चा में भाग लेने की समयावधि में भी विपक्ष को इस बार ज्यादा वक्त मिलने वाला है। तो वहीं आंकड़ों की ताकत इस बार सत्र को चेक एंड बैलेंस के माहौल में रखने वाली है। और इन सब के बीच संसद में विपक्ष की ताकत को देखते हुए इस बार कोई भी संवैधानिक संशोधन कर पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल सत्ता पक्ष इस बार भी अपनी ताकत और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ संसद को सुचारू रूप से चलाते हुए एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे नए और अहम कानूनों को पास कराने की कोशिश करेगा। और इन सब के बीच ये देखना और सुनना दिलचस्प होगा कि संसद की आवाज देश की सियासत को कितने उफान पर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हरा दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त दी है। अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 148 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया 127 रन पर ही सिमट गया। किसी भी फॉर्मेट में अफगानिस्तान ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है। एक बहुत बड़ी जीत T20 वर्ल्ड कप में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक बहुत बड़ी जीत अफगानिस्तान की, एक बहुत बड़ा उलटफेर हम कहेंगे। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 148 रन बनाए थे 20 ओवर में, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ये रन बना नहीं पाई और 127 रन पर ही सिमट कर रह गई। इससे पहले आपको याद होगा जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, अफगानिस्तान बेहद करीब था ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, लेकिन उस बार हरा नहीं पाया। लेकिन इस बार हरा दिया, अफगानिस्तान ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान सुर्खियों में हैं, और सुर्खियों में रहने की वजह है उनका एक बयान, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सियासत भी गर्मा रही है। आखिर ऐसा क्या कह दिया उन्होंने, देखिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की जाती है। जिसे आपने सुना वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान थे, जो बुधनी में एक मंच से अपने पिता के लिए तारीफों के पुल बांध रहे थे।
ये बयान सुर्खियों में है कि उनके पिता का देश भर में नाम हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हो रही है, उनका कद बढ़ गया है। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। वो यहाँ नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि इस दुनिया ने हमारी बहुत बार परीक्षा ली है। 2023 के चुनाव में भी कई बार उंगलियां उठी, लेकिन जवाब प्रदेश की जनता ने दिया है। इस दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है, और हमारी मैं इसलिए शब्द का उपयोग करता हूं क्योंकि मैं आप में, मुझ में, माननीय केंद्र मंत्री जी में, हम सब में मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। हम सब अनेकों जिस्म और एक जान हैं। कार्तिकेय ने भले ही एक बेटे के तौर पर अपने पिता की शान और तारीफ में कसीदे गढ़े हों, लेकिन सियासी गलियारे में उनके बयान की चर्चा शुरू हो गई है। मायने निकाले जाने लगे हैं। बयान को लेकर कांग्रेस ने तंज भी कस दिया और बेटे के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सफाई मांग ली। अब ये बात शिवराज जी बताए कि किसके नतमस्तक होने की बात उनके सुपुत्र कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की जनता उनके आगे नतमस्तक थी? क्या देश की जनता उनके आगे नतमस्तक हो चुकी है? तो शिवराज जी स्वयं बताए, क्या ये शब्द चयन ठीक है? कार्तिकेय सिंह चौहान राजनीति में कई सालों से सक्रिय हैं और युवा मोर्चा के नेता के तौर पर चुनाव प्रचार भी करते रहे हैं। बुधनी सीट पर उपचुनाव में टिकट के लिए उनके नाम की भी चर्चा है, लेकिन कहीं ये बयान उनके लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। वहीं भोपाल इंदौर के बाद अब उज्जैन को भी मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो के संचालन को मंजूरी दी गई है। सिंगस 2028 से पहले उज्जैन मेट्रो के काम को पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से उज्जैन महाकाल नगरी तक मेट्रो ट्रेन चलाने पर मुहर लगा दी है। 2028 से पहले मेट्रो का काम पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें मेट्रो के काम की समीक्षा की गई। वहीं इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलाने को लेकर चर्चा हुई। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है सिमस्त को लेकर के, उज्जैन से इंदौर में भी मेट्रो डालना चाहिए। साथ ही साथ एक विचार मेरे द्वारा भी दिया गया कि मेरी बीच में रेल मंत्री से चर्चा हुई थी। उनका कहना था कि मेट्रो का, वंदे मेट्रो एक नया उनका ट्रेन का आकार बन रहा है, जिसके आधार पर जो मेट्रो ट्रेन संचालन पुराना है उसके बजाय मेट्रो ट्रेन के बजाय वंदे मेट्रो भी सर्किल ट्रेन के माध्यम से यातायात की बड़ी सुविधा दी जा सकती है। इंदौर से उज्जैन के बीच वंदे मेट्रो को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उज्जैन तक मेट्रो चलाने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे हो चुका है। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। प्रदेश की बात करें तो मेट्रो से जुड़ने वाले इंदौर भोपाल के बाद उज्जैन तीसरा शहर होगा। मेट्रो के लिए इंदौर में 25 और भोपाल में 27 ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूट्स पर किया जाएगा। इंदौर में करीब 31 किलोमीटर में काम चल रहा है, जबकि भोपाल में कुल 17 किलोमीटर का काम हो रहा है। वहीं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में मेट्रो के साथ वंदे मेट्रो, रोपवे, इलेक्ट्रिक बस और केबल कार जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। उज्जैन से ओंकारेश्वर रूट, भोपाल से इंदौर, जबलपुर से ग्वालियर के लिए भी मेट्रो पर विचार किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर में चलने वाली मेट्रो ट्रेन में यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें एसी, ग्रैब पोल, ग्रैब हैंडल के साथ बैठने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही अनाउंसमेंट, कैमरा, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, इमरजेंसी एग्जिट गेट, धुआं आग डिटेक्शन की सुविधा भी रहेगी। वहीं महिलाओं, दिव्यांग जन के लिए विशेष सुविधा के साथ शिशु देखभाल कक्ष भी रहेगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। वहीं भोपाल में मेट्रो का ट्रायल भी हो रहा है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो के अलग अलग रूटों पर काम जारी है। वहीं भोपाल में मेट्रो स्टेशन के निर्माण में भी तेजी देखी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में जल्द ही भोपाल के लोगों को मेट्रो की सौगात मिलती दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
ग्वालियर में 10 साल बाद अग्निवीर सैनिकों की भर्ती की तैयारी हो रही है। 2014 में हुई भर्ती के दौरान उपद्रव और हंगामे के बाद यहां भर्ती होना बंद हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से यहां भर्ती होगी और पिछली बार जैसे हालात ना बने इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। चंबल के युवाओं को एक बार फिर देश की रक्षा करने का मौका मिलने जा रहा है। ठीक 10 साल बाद चंबल में अग्निवीर भर्ती परीक्षा होने जा रही है। ये परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर का डिसेबिलिटी स्पोर्ट की ट्रैक पर आयोजित होगी। इसको लेकर प्रशासन ने सेना को मंजूरी दे दी है। प्रशासन के लिए भर्ती संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 10 साल पहले सेना की भर्ती परीक्षा में जमकर उपद्रव और पथराव हुआ था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, पत्रकार और आम लोग घायल हुए थे। साथ ही साथ सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। ठीक 10 साल बाद इसी ग्वालियर में फिर भर्ती होने जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। 1 अगस्त से इसी खेल परिसर में, दिव्यांग खेल परिसर है ये, और इसी परिसर में यहाँ पर अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में युवा भाग लेंगे। भर्ती को लेकर जिला प्रशासन भी लगातार बैठकें कर रहा है। खुद कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान इस पर नजर बनाए हुई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर 100 से अधिक पुलिस का बल रहेगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक सीनियर एडिशनल कलेक्टर को इसका नोडल बनाएंगे और विभिन्न विभागों से छोटे छोटे दायित्व हैं जिसको किया जाएगा। नगर निगम आवश्यक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बारिश का समय रहेगा तो वाटरप्रूफ टेंट्स जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सब हम लोग चीज़ें उपलब्ध कराएंगे और एक अच्छी प्रोसेस पूरी हो सके ऐसा प्रयास करेंगे। ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 2 अगस्त से 12 अगस्त तक ये परीक्षा चलेगी। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर दिन 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी मैदान में दम दिखाएंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में प्रवेश पत्र जारी होंगे। शारीरिक परीक्षा के बाद होगा मनोवैज्ञानिक टेस्ट। भर्ती रैली में अस्त्र शस्त्र पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। 10 साल बाद ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में प्रदेश से सबसे ज्यादा युवा सेना भर्ती के लिए तैयारी भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रदेश से सबसे ज्यादा युवा सेना में शामिल भी हैं। 10 साल पहले हुई भर्ती के बाद मचे उपद्रव के चलते इस इलाके को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लेकिन अब ये दाग धुलने का मौका मिल रहा है तो प्रशासन भी मुस्तैद है। ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।